बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत की बातें लेकर आपका मेज़बान अली बुखारी हाज़िर खिदमत है। डियर व्यूवर्स, आज हमारे दरमियान तबीबा मिसबा अहमद मौजूद हैं। आपने BEMS हमदर्द यूनिवर्सिटी से किया, इसके साथ साथ आपने फिर BEMS ईस्टर्न मेडिसिन में ही MPhil किया और PGD माइंड साइंसेस भी एक इन्होंने किया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बहुत शुक्रिया मिसबा अहमद साहिबा, आप हमारे यहाँ काशान आसरा में तशरीफ़ लाई। हम आपको जी आयानु आखने खुश आमदीद कहते हैं। तो मैंने बात की है वो जो PGD के हवाले से, ये PGD माइंड साइंसेस ये क्या है, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में हम बताएं। वालेकुम अस्सलाम बुखारी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। देखिए, PGD माइंड साइंस ना ऐसी चीज़ है जो कि मैंने एजुकेशनल एट्रीब्यूट्स के लिए नहीं किया था। ये ऐसे था कि मेरा इंटरेस्ट था कि माइंड साइंसेस क्या चीज़ है। जब ये बेसिकली डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है माइंड साइंस में। इसको जब मैंने देखा कोर्स को, तो उसमें एक तो साल भर का था ये, और जो दो बेसिक इसकी डिवीजन्स हैं जो हमने इसमें पढ़ी, हिप्नोसिस और NLP। NLP क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हिप्नोसिस अब ऐसा नहीं है कि मैं बैठे बैठे किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर दूं। टेक्निक्स होती हैं जो कि आप पेशेंट की विल से, या जो भी क्लाइंट है आपका, उसकी विल से आप उसको जो है वो ट्रांस में लेके जाते हैं, और उसमें फिर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज या सजेशंस हो सकते हैं, या कोई अच्छे सजेशन जो पेशेंट जिस पे काम करना चाह रहा होता है कि मेरे अंदर ये लैकिंग है, या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या मैं जब क्राउड में जाऊँ तो मैं बोल नहीं पाती या पाता, तो मुझे इस तरह की चीज़ों पर काम करना है। तो हम हिप्नोसिस में वो सजेशंस जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं साथ में, और फिर पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेजेस कोशिश करते हैं कि तशख़ीस करने में भी आपको इससे आसानी होती है। बिल्कुल, और साथ साथ मुझे काउंसलिंग करने में भी आसानी होती है। और इसी तरह न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, तो उसमें ये होता है कि हमने बेसिकली जो आपकी वर्बल लैंग्वेज है, आप जो बोल रहे हैं, और जो आपके बॉडी जेस्चर्स हैं, जो आपकी जो जितनी भी, उससे आपने दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ताकि आपकी एक अच्छी सिंक्रोनिसिटी बने, आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकें, अगले को आपकी बात अच्छे से समझ आ सके। ये एक बहुत आसान सी इसकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं आपके, और इसमें सारे सेंसेस यूज़ होते हैं कि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप चख रहे हैं, आप मतलब आप पांचों सेंसेस यूज़ करेंगे, और उस सेंसेस की बेसिस पे आपकी बात होगी। तो हर तरह के सेंस के डोमिनेशन में जो इंसान हो, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है, तो जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिन्होंने सीखी होती है, वो इन पांचों सेंसेस पे जो है वो अपनी सेंटेंसेस फॉर्मुलेट करके बात करते हैं, ताकि हर तरह का जो ऑडियंस आपके सामने आ रहा है, आप उसको अपनी बात कन्वे कर सकें, और उन सबको आपकी बात बहुत इजीली समझ आएगी। अच्छा, वैसे तो तिब में बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिन पे बात की जा सकती है। आज मेरी ख्वाहिश है कि हम जो बच्चों के हवाले से बात करें, क्योंकि ज़िंदगी के जो पहले 5 साल कहा जाता है बच्चों की नशोनुमा, उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो तबीबा साहिबा, आप ये बताइए कि इस अरसे में जो बच्चों की जो ग़िज़ा, और बिलखसूस हम इलाज बिल ग़िज़ा की बात करना चाहेंगे, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। अच्छा, अब तिब्बे यूनानी, क्योंकि हम ज़ाहिर है मैं हकीम एक तबीबा हूँ, तो मैं उसी डोमेन में रहते हुए बात करूँगी कि इलाज बिल ग़िज़ा हमारे तिब्बे यूनानी के इलाज के तरीक़ों में से एक इलाज है। और बुकरात का एक कॉल है कि लेट फूड बी दाई और मेडिसिन, कि अपनी जो आपकी दवाई है उसमें सबसे पहले आप ग़िज़ा को रख लीजिए, कि पहले आपने ग़िज़ा से इलाज करना है, उसके बाद आपने दवाइयों की तरफ जाना है, और कोशिश करें कि दवाइयाँ आपके पॉट में ही रहें, उनको निकालना ही ना पड़े। ये तबीबों को मशवरा है, मतलब अच्छा तबीब वही है जो कम से कम दवाई की तरफ लेके जाए और ज़्यादा ग़िज़ा से इलाज कर दे। 70% आपका और हो भी जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम बच्चों के हवाले से आते हैं, तो बड़ी तिब में वास्ट फील्ड, इब्ने सीना ने इस पे, और डिफरेंट बहुत सारे हमारे हुक्मा जितने भी गुजरे, उन्होंने बहुत काम किया है। बच्चों के लिए जब हम इलाज बिल ग़िज़ा की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आ जाता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, और हम क्योंकि हकीम है ना, तो रूट कॉज से शुरू करना चाहिए कि माँ की ग़िज़ा, कि जब माँ जो है वो अपने प्रेगनेंसी वाले पीरियड में है, तो उसमें जो है वो जल्द हज़म होने वाली और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली ग़िज़ाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ अपनी ग़िज़ा का इस हवाले से ख्याल रखती है, क्योंकि जो बच्चा आप दुनिया में ला रहे हैं, पहले उसके लिए प्रिपरेशन, वो जो 9 मंथ्स की है, वो बहुत ज़रूरी है, और उस पर हम बहुत कम ध्यान दे रहे होते हैं। अजीब गरीब ग़िज़ाएँ चल रही होती हैं, डाइट भी चल रही होती है कुछ लोगों की, तो जो वेट कॉन्शियस होते हैं, तो अगर आप जो है वो
जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ और ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली ग़िज़ाएँ लेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो, तो फिर जो है वो ये वेट गेन वाले मसले भी नहीं आते और माँ की सेहत भी अच्छी रहती है और बच्चे की सेहत भी अच्छी। बिल्कुल सही। एक चीज़ फिर जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग, जिस पे जो है वो बहुत अब खैर लोगों ने अब क्योंकि अब पता चलना शुरू हो गया है। पहला जो मिल्क होता है जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, उसमें इतने सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बनाने के लिए या उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए ज़िंदगी भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो अगर आप दे रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये इलाज बिल ग़िज़ाई है कि आपने उसको लाइफ लॉन्ग एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी, ये चीज़। और 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध देना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब बच्चे के टीथिंग आना शुरू हो जाए, आपको नज़र आए कि भाई दांत आना शुरू हो गए, ख़ासतौर से सामने वाले जिसको हम इंसीजर टीथ कहते हैं, 4 माह से 6 माह और ज़्यादातर होता है कि 6 माह तक। तो फिर उसके बाद जो है वो बच्चों को आपने वीनिंग, यानी कि आपने अब सेमी लिक्विड जो है वो या लिक्विड वाली जो थोड़ा सा आप मैश करके उसमें वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं, मीट भी आता है, आपने उनको उस तरफ लेकर आना है। तो ये ना अच्छा होता क्या है, हम यहाँ पे डाइट की बहुत बात हो रही होती है, लेकिन तिब्ब यूनानी में इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है दवाई ग़िज़ाई और ग़िज़ाए दवाई। दवाई ग़िज़ाई, अब आप जो है वो जो दवा पहले है और ग़िज़ा बाद में है, ठीक है। इसी तरह से ग़िज़ाए दवाई की जो ग़िज़ा पहले है और दवा बाद में है। इस तरह की ग़िज़ाओं के साथ अगर आप लेकर चलेंगे, उसमें छोटी सी एग्जांपल है खजूर हो गई, वो आपकी ग़िज़ा भी है और दवा भी है। उसमें इतने सारे मिनरल्स, मल्टी वाइटामिन मौजूद हैं जो आप अगर आप बच्चे को दे रहे हैं दूध में मिक्स करके, मैश करके, या किसी आपने फ्रूट के साथ मैश कर दिया, किशमिश हो गई, इस तरह की चीज़ों को डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये आपके बच्चों के साथ साथ इलाज भी करते जाते हैं। बच्चों को फाइबर भी मिलता है, आयरन भी मिल रहा है। इसी तरह मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, हर महीने एक नया टेस्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं। और ऐसा नहीं होता कि बस आपने उसको ठूस देना है मुंह में, ये नहीं है, लेकिन आपने बच्चे को एक ट्रेनिंग देनी होती है, क्योंकि 6 महीने का बच्चा इतना जल्दी। और हाँ, एक चीज़ अक्सर लोग क्या करते हैं, बच्चा साथ में खाना खा रहा है तो जो खा रहे हैं बड़े या जो माँ बाप खा रहे हैं वही थोड़ा सा तोड़ के रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया। ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का स्टमक बहुत ज़्यादा जो है वो तैयार नहीं होता है इस तरह के ठोस ग़िज़ाओं को खाने के लिए। अच्छा तबीर साहब, आपने बात की माँ की ग़िज़ा की, और इसी तरह फिर जब बच्चे की पैदाइश होती है तो इन दोनों के लिए, माँ और बच्चे के लिए, ये विटामिन और फॉलिक एसिड की क्या अहमियत है? ज़रा बेतहाशा अहमियत है, क्योंकि अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो न्यूरोनल डिजीज़, ख़ास तौर से जो है वो स्पाइना बाइफिडा एक टर्म है जो कि बीमारी बहुत ये कॉमन बच्चों में पाई जाती है फिर। और उसमें होता क्या है, ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा आपका ब्रेन का सिस्टम ये प्रॉपर डेवलप नहीं होता और ये एबनॉर्मेलिटी में आ जाता है, और उसमें फिर ज़्यादातर या तो अबॉर्शंस हो रहे होते हैं या आफ्टर बर्थ जो है वो बेबी क्योंकि डेवलप नहीं होता तो मोस्टली डेथ्स हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि अगर जिन लड़कियों की शादियाँ हुई हैं और वो चाहती हैं कि हमने अर्ली कंसीव करना है, तो कोशिश करें पहले से अपना जो अपनी ग़िज़ा, वो तो डाइटिंग करना शुरू हो जाते हैं ना कि हमारा वेट कम हो जाए। फॉलिक एसिड किन ग़िज़ाओं में आप इंडिकेट? देखिए, फॉलिक एसिड जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई उनमें मौजूद है, तो वो ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप डाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें फिर आप सप्लीमेंट ले लें, और अच्छे मॉलिज से, जो कि क्योंकि हम तबीब हैं तो हम तो आपको ग़िज़ा का ही मशवरा देंगे, वरना फिर अगर आप नहीं ले पा रहे, प्लेट का जो 50% हिस्सा है वो कम से कम सब्जियों पर होना चाहिए। आप उसमें जो आपको पसंद है सब्जियां वो लीजिए, और ख़ास तौर से पत्तों वाली सब्जियां, उसमें पालक भी आता है, उसमें लेटस हो गया, आइसबर्ग लेटस हो गया, या अब जैसे सीज़न हो तो मेथी है, कुल्फ़ा है, इस तरह की चीज़ों को ऐड करें, फॉलिक एसिड रिच होती हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया ग़िज़ा के बारे में, तिब्ब यूनानी में हम इससे क्या सबक लेंगे कि इलाज के बारे में आपने बताया, तो ज़रा थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालिए। तिब्ब यूनानी से हम ये सबक ले सकते हैं कि हमने, जैसे मैंने पहले भी बात की, कि इलाज में हमेशा ग़िज़ा को पहली प्रायोरिटी देनी है। अब अगर बच्चा बीमार हो रहा है तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं इसको जल्दी से दवाइयाँ खिलाऊं, पहले आपने उसकी ग़िज़ा तब्दील करनी है कि जो वो खा रहा है, आया वो शायद उसी से उसको परेशानी हो रही है। फॉर एग्जांपल, बच्चों को कब्ज़ हो रहा है, स्टमक के मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या खा रहे हैं बच्चे? फ्रेंच फ्राइज़, रेडीमेड फूड, ज़रा बच्चों की जो बड़ी एज है बिल्कुल रेडीमेड फूड खा रहे हैं या स्नैक्स लिए जा रहे हैं। पानी का इंटेक बच्चों का कम है, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक है ही नहीं, तो ये कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाता है। तो जब आपको पता चल गया, और पता है इससे होता क्या है, मतलब में हम देखते हैं हमारे पास बच्चे आते हैं, कॉन्स्टिपेशन है और इतना सिवियर है कि वो 3-3, 4-4 दिन तक बच्चे स्टूल पास नहीं कर रहे होते, और फिर वो आगे जाके कुछ थोड़े एज एडवांस होती है तो उनको पाइल्स के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं इतनी छोटी उम्र में, और ये देखी गई है प्रैक्टिस।
तो बेहतर है कि डाइट को पहले से ही ठीक कम कर उम्र लिया में जाए। ये पाइल्स के इशू, ज़ाहिर है इसमें जो बाहर के खानों का एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें फिर किस तरह का जो है ना स्पाइस यूज़ हो रहा है, और सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रायलर का जो बहुत बेतहाशा इस्तेमाल भी तो बच्चों में बहुत बिल्कुल। ज़ौक़ और शौक़ से खाते हैं बच्चे। बच्चों में बड़ों में सब में ही जो जी। है ये ब्रायलर, ये बेहतर ही है कि ना यूज़ करें। और जाहिर है हमें अपने बच्चों की सेहत अजीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आगे चल के बहुत सारे काम करने, लेकिन लोग खा रहे हैं। और बेहतर है कि आप फिर, अगर आपको है ही कि मीट खाना है, तो मीट के ऑप्शन है, दालें भी हैं, बहुत तरह से बना के खाई जा सकती हैं। अच्छा तो ये Protein साहिबा, intake अगर पूरा हम हो थोड़ा सकता सा है। यहाँ रुक के एक तरतीब बनाएं, मिसाल के तौर पर शुरू के 5 साल बच्चों के, पहले तो माँ का दूध आ गया, उसके बाद 5 साल की तरतीब बनाएं, तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, 2 साल तक की उम्र में तो दूध माँ का, और अगर माँ का दूध नहीं हो पा रहा है इतना, तो फिर टॉप फीड पे लाना बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप माँ भी परेशान हो और बच्चे की भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पूरी ना हो। फिर उसके बाद 6 महीने में ही आपने उसको, इस 2 सालों के अरसे में ही, दरमियान में 6 महीने में आपने उसको हल्की मैश की हुई ठोस ग़िज़ाएँ देना शुरू कर दी, जो थोड़ी सी सेमी लिक्विड सी हों। उसके बाद जो है वो, जब बच्चे की टीदिंग पूरी आ जाती है, देन आपने उसको जो है वो खिचड़ी, दलिया, और साथ साथ जो है वो जैसे चावल की खीर बनाई जाती है, सूजी का हलवा या दलिया सा बनाया जाता है, इस तरह की चीज़ों पे लाइए। और बॉइल्ड वेजिटेबल्स या थोड़ा सा हल्का फुल्के स्पाइस के साथ, जितना बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर सके, उस तरह की चीज़ें हो गई। फिर साथ साथ आपने जो है ना, जैसे शीर खुरमा बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, बिल्कुल बड़ों के लिए भी कि हम कस्टर्ड्स पे जा रहे होते हैं, वो जेलीज पे जा रहे होते हैं। चले जेली फिर भी एक वो है कि थोड़ा सा जेलेटिन बच्चे में चला जाता है, बट शीर खुरमा और जो हमारे जो रिवायती जो मीठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनको जो है वो हमें रखना चाहिए बच्चों के लिए, जो मिठास भी पूरी कर दे। अच्छा, बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा भी देना जो है वो नुकसानदेह है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे ये बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो बेहतर होगा कि जो नेचुरल स्वीट्स हैं वो दी जाएं। अब उसमें हमारे पास जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, आप बच्चों को पहले दिन से यही कहना, टॉफ़ी यही होती है। ये मैंने पीजीडी में सीखा। अच्छा जो माइंड साइंस में, कि जो आपने अपने बच्चे को दिखा रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, जो उसके साथ कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट 0 से लेके 3 इयर्स तक की जो एज है ना, उसमें क्योंकि बच्चा इतना बोल नहीं रहा होता, वो उसके बाकी सेंसेस बहुत एक्टिव होते हैं। वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो कहते हैं ना नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, आप पढ़ के दिखाएं तो वो पढ़ लेगा, उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा। यही चीज़ कि आप उसको स्नैक्स और टॉफ़ीज़ की जगह जो है वो हेल्दी फूड उसके सामने रखें कि यही होता है स्नैक और यही होती है टॉफ़ी, उसके दिमाग में ये मैसेज अनकॉन्शियस में फीड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब 5 साल से ऊपर आते हैं बच्चों को, उनके बारे में बताएंगे डाइट। 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हो जाते हैं, तो उनमें तो फिर उनकी ग़िज़ा आपने उसमें एग्स भी ऐड, वैसे तो छोटे बच्चों के भी एग्स भी ऐड करें आप, उसमें मीट भी हो गया, दालें भी हो गई, सब्जियां, फ्रूट, जितना भी है जो सीज़न में आ रहा है, जो घर में पक रहा है, वो उनको खिलाना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, तो इनकी कैल्शियम इंटेक अच्छी होनी चाहिए। उसमें दूध आ गई, दही आ गई, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल बच्चों को करवाया जा सकता है। और आयरन में मैं बार बार ये कहती हूँ, खजूरें और किशमिश बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चों को जो है वो ये इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये जो 5 साल वाली एज होती है ना, बच्चों के पेट में कीड़े बहुत होते हैं, और इसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे का आयरन भी अच्छा रहे और उसका भी साथ साथ आप इलाज करते रहें कि पेट में कीड़े ना हो। ये बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे जो बाहर का खाना खा रहे होते हैं या थोड़ा सा कुछ इधर उधर से मुंह में हाथ डाल लिया, तो वो जो है ना ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ बनते हैं, और उसकी वजह से बच्चे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे होते हैं। वो उस वक्त में माँ को ख्याल रखना है कि बच्चे जो है वो कुछ सिम्टम्स होते हैं, दांत बार बार जो है ना वो करते हैं, उनके बचते हैं, या सोते हुए चौंक के उठते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। और उनको जो है ना इचिंग ना हो रही हो एनल एरिया में, वो परेशान ना हो, अनईजी ना हो, तो ये बहुत कॉमन होता है बच्चों में, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे होते हैं, और उनकी डाइट जो आप खिला रहे हैं वो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। और समझ, जो बच्चे जो ज़रा बड़े हो जाते हैं, बल्कि छोटे भी, डाइट पे काबू बड़ा करना इनको मुश्किल है, तो क्या आप वालिदैन के लिए कोई पैगाम ऐसा दें? अच्छा, इसमें ये होता है कि अब होता क्या है, खाना लग गया है और कुछ लोग के यहाँ तो खैर ख्याल रखा जाता है, कभी टीवी ऑन है या बच्चे के हाथ में मोबाइल है और गेम चल रहा है या कुछ भी हो रहा है और खाना साथ साथ जा रहा है, तो होता क्या है, हमारे ब्रेन सेंटर्स जो हमें मैसेज दे रहे होते हैं कि खाना खा लिया, पेट भर गया, बस वो तो आ ही नहीं रहा कोई सिग्नल। वो सारा जो हमारा ब्रेन है वो उसकी कहाँ तवज्जो है, स्क्रीन पे। तो ये चीज़ एक कॉमन फैक्टर है। और साथ साथ जो है ना, बच्चे जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लाइक परेशान इन अ सेंस उनको पढ़ाई की टेंशन है, या उनको एक कोई भी किसी भी हवाले से जो है वो स्ट्रेस है अपने घर में, वालिदैन की डांट का या किसी भी चीज़ का, तो वो इनडायरेक्टली बच्चों के ब्रेन पे असर करती है और हमें पता नहीं होता।
बच्चे कह भी नहीं पाते शायद, और वो जो उनकी परेशानी का आलम जो होता है ना, वो उसमें जैसे बिंज ईटिंग जिसे हम कहते हैं, जो बड़े भी कर रहे होते हैं वो बच्चे करना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा माहौल प्रोवाइड करें और कोशिश करें कि स्क्रीन ना हो जब आप खाना खिला रहे हैं बच्चों को, तो वो जो बिंज ईटिंग वाला फैक्टर है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, वो फिर हम रोक सकते हैं। और एक और चीज़ वही जो मैंने पेट की कीड़ों वाली बात की, तब भी बच्चे खाते हैं ज़्यादा, और जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खाना बिल्कुल छोड़ भी देते हैं। ये दोनों कंडीशंस होती है पेट। नहीं तो बड़ा आम सा वाकई देखने में आ रहा है, बच्चे क्या बड़े भी, वो मोबाइल सामने रखा होता है, ध्यान उधर है और उन्हें नहीं पता कि ही नहीं होता। है। क्योंकि देखिए हम जब अपने पांचों सेंसेस के साथ खाना खाएंगे तो वो खाना हमें हजम भी होगा, अच्छे से हमारे जिस्म पे लगेगा भी, और हमें एक सेटिस्फेक्शन भी होगी कि हमने खाना खाया। देखिए वही फ़र्क है आप हाथ से खाना खाएं और आप स्पून से खाना खाएं, तो आपके सेंसेस जब तक नहीं होंगे ना किसी भी काम को करने में। कैसे फ़र्क है ये, ज़रा ये भी बड़े देखिए ये होता है कि आपने चमचे से खाया ना, आपके ये हाथों की उंगलियों में भी जो है ना अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ऐसे एंजाइम्स रखे हैं जो कि खाने में शामिल होते हैं और आपकी ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए तो है कि सुन्नत तरीका है कि आप हाथ से खाना खाएं। अब वो हम भूल चुके हैं, हम चमचा ज़रा ज़्यादा चलता है। तो बेहतर है कि इन चीज़ों को, जो हमारी फितरत वाली जो है ना, फितरी अवामिल, तिब्ब यूनानी है ही फितरत पे काम करने वाली चीज़, तो फितरत पे जितना करीब रहेंगे उतना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने तबीबा साहिबा के गैर फितरी अमल जितना भी है वो इंसान बने नौ इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तबीबा मिसबा अहमद साहिबा, आखिर में मैं चाहूँगा एक मैसेज बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। देखिए ये मेरा बहुत फेवरेट पार्ट होता है कि मैं मैसेज दूं, ख़ास तौर से वालिदैन को भी, और बच्चों को मैसेज क्या देना होता है। बच्चे तो बहुत बिल्कुल मोम और की तरह होते हैं और खाली कागज़ होते हैं, जो आप लिखेंगे जिस तरह आप मोल्ड करेंगे वो वैसे हो जाएंगे। उसमें चाहे आप उनकी ग़िज़ा के हवाले से कह लें, उनकी नशोनुमा के हवाले से कह लें, या उनकी मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट के हवाले से कह रहे हैं। इसीलिए माँ बाप का फ़र्ज़ है, मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा माहौल अपने बच्चों को दें, जितना हो सके अच्छी ग़िज़ा। देखिए कभी कभी ना थोड़ी कम न्यूट्रिशनल खाने के बावजूद भी अगर माहौल अच्छा हो और बहुत मोहब्बत से खिलाया जाए, उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। बजाय इसके कि आप बहुत महंगा खाना खिला रहे हैं लेकिन आपने डांट के खिलाया है, कोई असर नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो माँ बाप को समझनी चाहिए। और बच्चे को कभी ये ना बोलें ये तो खाता ही नहीं है, वो वाकई नहीं खाएगा, क्योंकि आपने उसके दिमाग में बार बार वो बच्चे को आप कहते हैं ना ये बुरा है, ये तो बहुत शैतानियाँ करता है, ये तो बहुत बदतमीज़ है। तो ये जो डेवलपमेंट वाले ईयर्स होते हैं, इनमें हमने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव बातें कहनी है। हाँ, हम अपना जुमला बदल सकते हैं कि बेटा आपने ऐसे किया था तो ये अच्छी बात नहीं होती है, थोड़ा सा इस चीज़ को हम ऐसे कर लेंगे तो इससे ना कोई परेशान भी नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन हम समझाना नहीं चाहते, हम गुस्से में आ जाते हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया मिसबा अहमद साहिबा। आप बात कर रही थी बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के हवाले से, जो आज के दौर में हमारे माशरे के लिए नहायत अहम मौजू है। इसी के साथ साथ आपका अली बुखारी इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।